नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। कोरोना काल में आईजी रेंज नवीन अरोरा की सार्थक पहल से बैंक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाएं निरंतर सामाजिक सरोकारों में आगे आ रही हैं। आईजी द्वारा कई अभियान जनहित और पुलिसकर्मियों के हित के लिए चलाए जा रहे हैं, जहां इन सभी मुद्दों को लेकर आईजी नवीन अरोरा से जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय ने खास बातचीत की। आईजी ने कोविड हॉस्पिटल की जानकारी देते हुए बताया कि आगरा सहित मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में भी हॉस्पिटल शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ L1 की सुविधाएं मौजूद हैं। आईजी ने क्राइम कंट्रोल पर बताया कि क्राइम कंट्रोल पुलिस का मूल मंत्र है, जिसकी रोकथाम के लिए निरंतर बड़े अपराध भी खोले जा रहे हैं। आईजी ने बताया कि गैंगस्टर और पॉस्को एक्ट में कार्रवाई हो रही है। कुछ ही समय में 20 इनामी अपराधी भी पकड़े गए हैं। कर्फ्यू के दौरान रेंज में प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार का चालान भी किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से अवगत कराते हुए कोरोना से बचाव के लिए डबल मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बेवजह घरों से न निकलने की जनता से अपील की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आईजी रेंज नवीन अरोरा जी। आइए उनसे जानते हैं कोविड-19 को लेकर किस प्रकार से एक पहल की जा रही है, जिससे सामाजिक संस्थाएं, बैंकें आदि जुड़ रही हैं और पुलिसकर्मियों के साथ जनता को भी इसका लाभ मिल रहा है। धन्यवाद अनुज। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मन में एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और यदि हम वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं या लोगों को सामने लाना चाहते हैं, सामुदायिक पुलिसिंग की हम एक नई अवधारणा पेश करना चाहते हैं, तो हमें जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। पुलिसिंग, हार्डकोर प्रोफेशनल पुलिसिंग हमारा काम है, लेकिन जब हम जनता के लिए काम करते हैं तो हम कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा से काम करते हैं। हार्डकोर प्रोफेशनल पुलिसिंग अपराधियों के लिए होती है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के लिए होती है, असामाजिक तत्वों के लिए होती है। आम जनता के लिए हम उसका प्रयोग नहीं करते। तो ये दो भागों को जब हम समझ लेंगे तो दूसरा भाग ज़्यादा मानवीय पहलू से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम आउटरीच करते हैं, समुदाय तक जाते हैं, सोसाइटी तक जाते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं का हल करते हैं। इसी को लेकर ये एक प्रयास शुरू किया गया है और लखनऊ में इसको हम लोगों ने काफ़ी सफलतापूर्वक चलाया था। तो आगरा रेंज में मेरी उम्मीद है कि हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये चाह रहे हैं कि इस तरह से हम पहले तो अपने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि हम चाहते क्या हैं, और जब वो समझ जाएं आगे फिर हम जनता तक किस स्तर पर उतरेंगे। तो इसमें सभी रैंक्स की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सारे गैजेटेड ऑफिसर्स, SSP से लेकर CO साहबान तक, फिर इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक। तो जब तक हम सब एक ही पेज में नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, तब तक शायद हम उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से लागू ना कर पाएँ। तो पहला हमारा जो चरण था वो ब्रीफिंग का था, ट्रेनिंग का था, वो हमने काफ़ी हद तक पूरा कर लिया। दूसरे चरण में हम समाज के लोगों के पास जाते हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, अच्छे लोग हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं, पूर्व में भी उन्होंने मदद की हुई है और अच्छे भाव से मदद करते हैं। फिर हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, इनसे जुड़ते हैं। तो वो प्रयास पिछले साल काफ़ी अच्छा रहा था आगरा में, मुझे पता लगा। तो कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छे लोग हैं, समाज से जुड़ रहे हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया था पुलिस लाइन में, उनके साथ मीटिंग की। फिर यहाँ 2-3 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। तो मुझे खुशी है कि ये सब लोग भी सामने आए, जैसे FMAC है जो यहाँ पे शूट फेडरेशन है, इसके अलावा बहुत से समाज सेवी संगठन हैं वो सामने आए, कुछ बैंक सामने आ रहे हैं। तो इन सब के माध्यम से हमें कुछ चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ये एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी पड़ा है, एक सज्जन ये ला के दे गए हैं। तो ऐसे ही जब लोग सामने आते हैं फिर हम उनको नीडीज को देते हैं। एक तो ये था कि इस तरह से सबको जोड़ें। आपके द्वारा कोविड हॉस्पिटल पुलिसकर्मियों के लिए शुरू किया गया है, किस तरह से संचालित हो रहा है, कितने बेड हैं, क्या है? अभी हम लोगों ने पूरे रेंज में इस व्यवस्था को लागू किया है और आगरा में 40 बेड का ये हॉस्पिटल है, जिसमें से हमारे पास 12 बेड हैं वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ हैं और ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड्स हैं, जिसको इमरजेंसी वार्ड के रूप में L1 और L2 लेवल की फैसिलिटीज़ तक हम लोगों ने पहुँचा दिया है। इसके अलावा हमारे पास 28 बेड्स ऐसे हैं जो हमारे आइसोलेशन बेड हैं। कोई भी पुलिसकर्मी यदि अकेला रहता है, यहाँ बैरक में रहता है या कहीं घर किराए से लेके रह रहा है, अगर उसको कभी खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हो कि वो कोविड के सिम्टम्स आने लगे या बीमार महसूस करे, तो वो इन आइसोलेशन वार्ड में आकर अपना इलाज करा सकता है।
जिसको कोविड पॉजिटिव हो गया है, घर में उसके इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं है कि 2 लेटरिन बाथरूम का सेट अलग अलग हो, खाने पीने के लिए बर्तन अलग हो, धोने नहाने धोने कपड़े धोने के सबकी फैसिलिटीज़ अलग हो, छोटे घर हैं, ऐसे लोग को भी हम अपने यहाँ आइसोलेशन सेंटर में रख के इलाज करेंगे। पुलिस हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की टीम के अलावा, चूँकि उसमें बहुत से पैरामेडिकल स्टाफ लगेगा, नर्सेज लगेंगी, वार्ड बॉय लगेंगे, इनके लिए हम लोगों ने IMA से संपर्क किया है और IMA ने सहर्ष स्वीकृति दी है कि वो पूरे स्टाफ का हमें एक सेट सुबह और एक शाम को बना के हमारे लिए रिजर्व रखा है उन्होंने, और जब भी हमें आवश्यकता होगी वो हमारी मदद में आ जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से और जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स हैं उनसे हमें मिल गए हैं, हमने कुछ रिजर्व स्टाफ अपने लोगों के लिए रखा है। दवाइयों के सेट जो इस समय यूज़ होते हैं वो सेट्स हमने बनवा लिए हैं अपने हॉस्पिटल की मदद से, और हमारे पास जो वेलफेयर ग्रांट में पैसे होते हैं उससे हम लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। तो हमारे पास एक L1 फैसिलिटीज़ का फुल फ्लेजेड और कुछ हद तक L2 फैसिलिटी का हॉस्पिटल आगरा में काम कर रहा है। इसी तरह के 3 हॉस्पिटल्स और फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा में भी खुले गए हैं। सब मिला के हमारे 72 बेड्स होते हैं, जिसमें से लगभग हमारे 22 बेड से ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन युक्त बेड। सभी जगह स्टाफ नियत कर लिया गया है। इनके लिए अलग से मेसिंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो इनका खाना बन गया है वो जनरल मेस में ना बने। और इस मेस में हमने IMA के डॉक्टर्स से बात करके एक डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवाया है, जिसमें स्प्राउट्स है, काढ़ा है, नींबू पानी है, विटामिन C, D युक्त खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, जिंक सप्लीमेंट है उसमें, और बहुत से ऐसी चीज़ें जैसे जो न्यूट्रिशियस हैं और दाल हैं, प्रोटीनस डाइट है, वो रखा गया। कुछ जो अवांछित डाइट्स थी वो हटाई गई हैं। कोशिश ये है कि उनको एक सुपाच्य और अच्छा खाना मिले। यहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए अलग सफाई कर्मी रखा गया है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन्स लगा के दी गई हैं ताकि लोग अपने कपड़े खुद धोएं अलग अलग, किसी से भी मिक्स ना हो। साफ़ सफाई, हाइजीन, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से फुल फ्लेजेड हमारी हेल्थ कर्मियों के लिए, हेल्थ कर्मियों की मदद से पुलिस कर्मियों के लिए ये व्यवस्था की गई। क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर भी कुछ खतरा सामने आ रहा है, इसको लेकर भी कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं पुलिस कर्मियों के लिए। कल ही हम लोगों ने अपने यहाँ एक सभी वामा सारथी जो महिला एसोसिएशन, हमारी वेलफेयर एसोसिएशन, उसके माध्यम से हम लोगों ने यूट्यूब चैनल में लाइव और कुछ जूम मीटिंग के थ्रू एक वेबिनार कराया था। और इसमें ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे करीब 20,000 के आसपास लोगों ने इसको देखा सब मिला के, और जोन में भी इसके करीब 10 से 8-10 हज़ार लोगों ने इसका लाभ उठाया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ब्लैक फंगस से रिलेटेड था। उन्होंने बताया किस तरह से ब्लैक फंगस फैलता है, क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या सावधानी रखी जा सकती हैं। तो लगातार हम इस बारे में लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। IMA ने हमें एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स भी अलॉट करके दिए हैं। कभी भी किसी को अगर हमारे यहाँ कोई समस्या आती है, उनके नंबर सर्कुलेट किए गए हैं, हम उनसे भी मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इसके लिए भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर क्राइम कंट्रोल की बात करें तो आप क्या कहेंगे, वह लगातार मुठभेड़ हो रही है और बड़े बड़े अपराधी पकड़े जा रहे हैं। आगे अभी आपने समीक्षा बैठक की, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, क्राइम कंट्रोल हम लोगों का ब्रेड एंड बटर है, हमारा मूल मंत्र या मूल कार्य है अपराध नियंत्रण और प्रिवेंशन। 2 तरीके की पुलिसिंग होती है। एक प्रिवेंटिव पुलिसिंग होती है जिसमें आप अपराध होने के पहले ही कुछ प्रिवेंटिव कार्य करते हैं। जहाँ छोटे मोटे झगड़े हैं, यदि आप उसको समय से निपटा लें तो वो बड़े झगड़ों में तब्दील होने से बच जाते हैं। यदि आप समय से हत्या बलवा रंजिश रजिस्टर को देख लें, त्यौहार रजिस्टरों को देख लें, सामुदायिक विवाद रजिस्टर देख लें, ज़मीन जायदाद के झगड़े देख लें, तहसील दिवस, थाना दिवस में आने वाली कंप्लेंट्स देख लें, अगर आप इन सबको देख के सही समय पे प्रिवेंटिव कार्रवाई करते रहते हैं, पाबंद करते हैं उनको सही समय से गिरफ्तारी करते हैं या वार्निंग दे देते हैं, तो आपके मर्डर्स और 307 में बहुत हद तक कमी आती है। तो ये तो प्रिवेंटिव पुलिसिंग है। इसी तरह से जो लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, लगातार उनको तंग कर रहे हैं, वॉवरिंग कर रहे हैं, जो नई परिभाषाएं आई हैं पॉक्सो एक्ट के तहत जो नाबालिग बच्चों को तंग कर रहे हैं, यदि हम उनको बढ़ने देंगे तो निश्चित रूप से वो बड़े क्रिमिनल बनते हैं। तो उनको प्रारंभ में ही हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करके उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उनको तत्काल अरेस्ट करते हैं, गुंडा एक्ट में उनको जिला बदल करते हैं। तो जो बहुत बड़ी घटना होने वाली रहती है, जो घटना किसी समय तक रेप तक पहुंच सकती है या बहुत ज़्यादा छेड़खानी तक पहुंच सकती है, गैंग रेप तक जा सकती है, उसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग के हैं। और दूसरा एस्पेक्ट होता है जब क्राइम कमिट हो जाता है, तो उसमें फिर हमें उसको वर्कआउट करना है, अरेस्टिंग्स करनी है, रिकवरीज करनी है। अगर वो संपत्ति संबंधी अपराध हैं तो माल की रिकवरी करनी है।
यदि बॉडी ऑफेंसेस हैं तो आदमी को अरेस्ट करना है, और जिस हथियार से उसने हत्या की है या गंभीर चोट पहुंचाई है उस हथियार को रिकवर करना है। यदि और संपत्ति में मान लीजिए किसी व्हीकल का यूज़ हुआ है तो वो व्हीकल रिकवरी होती है। तो उस अपराध के जितने पार्ट होते हैं उन सबको देखा जाता है। तो यहाँ इस चीज़ को बड़ा सिस्टमेटिकली लागू किया गया है। मैंने करीब देखा यहाँ 600 से ज़्यादा SR केसेज हैं, 690 के आसपास, और थोड़ा सा उनमें मॉनिटरिंग और ज़्यादा चाहिए थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा हम लोगों ने और ज़्यादा गहन मॉनिटरिंग शुरू करी है और SSPs को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया। तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत से अनवर्कड आउट केसेज अब धीरे धीरे वर्कआउट हो रहे हैं, उनमें गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बरामदगियाँ हो रही हैं। जितनी मोबाइल लूट, चोरी, डकैती की घटनाएँ थी उनको सीरियसली लिया गया और सभी की SOGs को एक साथ टाई अप कराया गया कि जितनी ऐसी घटनाएं सब में आप IMEI रन कराएं, मोबाइल नंबर्स रन कराएं, CDRs चेक करें, उनकी B पार्टीज़ निकालें, किससे वो संपर्क में थे उसको निकालें। तो ये करते करते मुझे ये बताने में खुशी हुई कि हमने 20-25 घटनाएं वो भी वर्कआउट कर ली और बड़े क्रिमिनल्स पकड़े गए। गैंगस्टर एक्ट में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसमें रिवार्ड भी काफ़ी डिक्लेयर हुए, और जो पुराने रिवार्डेड क्रिमिनल्स थे उनके पीछे एक प्रॉपर कार्ययोजना बना के काम हो रहा है और उसकी मॉनिटरिंग मैं यहाँ से खुद कर रहा हूँ। सभी SSPs ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं और इसी का कारण है कि हमने बहुत कम समय में 20 के आसपास रिवार्डेड क्रिमिनल्स पकड़ लिए हैं। ये भी एक उपलब्धि है बहुत बड़ी रेंज की। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें SSPs मदद कर रहे हैं और हम लोग एक सिस्टमेटिक कार्ययोजना के तहत अपराधियों पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। और जनता को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ठीक है, अगर हम क्राइम रोकने में सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रुक पाया किसी कारण से, क्योंकि आप अपराधी की मानसिकता नहीं समझते कब वो क्या काम करेगा। अगर क्राइम कमिट हो गया तो हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, वर्कआउट करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, बरामदगियां करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। दवा की कालाबाजारी पर भी आपके द्वारा लगातार अंकुश लगाया जा रहा है, इसमें आगे क्या होगा? मेरा ये मानना है कि ब्लैक मार्केटिंग एक क्राइम है और आप मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी की गरीब की जो उसकी आवश्यकताएं हैं, किसी नीडी आदमी की आवश्यकताएं हैं, गरीब ना भी हो, मान लीजिए बहुत अमीर हो, लेकिन उस समय विशेष परिस्थिति में उसको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है और आप उसको अपने यहाँ रोक लेते हैं, उस सामग्री को, सामान को, दवाओं को, और बाद में इसको बढ़े हुए दामों पे बेचते हैं, तो एक प्रकार से सोशल और क्रिमिनल क्राइम दोनों में आता है। तो ऐसी चीज़ों पे हम लगातार काम कर रहे हैं। बल्कि यहाँ एक अभिनव प्रयोग करके हमने एंटी ब्लैक मार्केटिंग स्क्वाड का भी निर्माण कराया और SSP साहब के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा वो स्क्वाड काम कर रहा है। उन्होंने एक एडिशनल SP को इसका नोडल अफसर बनाया है और ऐसी बहुत सी सूचनाएं हमारे पास आनी शुरू हो गई कि रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो रही है, और भी हॉस्पिटलों में जो चीज़ें, दवाएं मार्केट से गायब हो रही हैं। तो इस पर भी हम अनवरत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पूरे रेंज में। तो कोशिश यही है कि जनता को राहत मिले और जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनके खिलाफ हम सख्ती से काम करते रहें। एक अंतिम सवाल, मास्क अभियान और चेकिंग अभियान मंडल भर में किस प्रकार से चल रहा है, और एक जनता से अपील, जनता घरों में रहे, सुरक्षित रहे। दो अलग अलग चीज़ें आपने पूछी हैं। पिछले 15-20 दिनों में मैं ये कहूँगा कि इस अभियान में अप्रत्याशित तेज़ी आई है। पहले भी अभियान चलता था, चालान होते थे, लेकिन उनकी संख्या अब अचानक के अब हमने सिस्टमेटिकली काम करके बढ़ा दी है और अब ये चालान 3000 से ज़्यादा रेंज में रोज़ हो रहे हैं। लगभग 3000, 3500, 4000 तक पहुँच रहे हैं, जिसमें आगरा बहुत अच्छा कर रहा है, लगातार 1500 से 2000 के बीच में चालान प्रतिदिन करता है। बाकी सारे ज़िले भी जो पहले नहीं कर पा रहे थे वो 300, 350 से 700, 750, 800, 1000 तक चालान रोज कर रहे हैं। तो लगभग हम एक तो इसको प्राप्त कर रहे हैं, इस लक्ष्य को। दूसरी चीज़ें उसमें हम शमन शुल्क काफ़ी वसूल रहे हैं, तो ये सब गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है और आगे इसका यूज़ बाकी जो गवर्नमेंट के वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी होगा। बट चालान एकमात्र उपाय नहीं है, ये तो एक कोर्सिव मेजर है। हमें तो खुशी इस बात पे होगी कि हमें चालान न करना पड़े, बल्कि लोग इतने जागरूक हों कि मास्क पहन के चलें और हर आदमी अगर सड़क पे मास्क पहना हुआ दिखता है तो हमें चालान की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत न पड़े। और जो मेरा संदेश है, जो आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, वो ये है कि पब्लिक को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आपने इवन वैक्सीनेशन लगवा भी लिया तो आप कैरियर बन के दूसरों को न फैलाएँ। आप घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गवर्नमेंट ने बताया है कि कोविड के समय हमारा सामान्य व्यवहार क्या होना चाहिए, उचित व्यवहार क्या होता है, उसका पालन करें। मंडियों में हम भीड़ लगा रहे हैं, दुकानों में भीड़ लगा रहे हैं, बैंकों के आसपास इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत से ऐसे सार्वजनिक जगहों पे त्योहारों के समय हमारी भीड़ जुट जाती है, धर्म स्थलों पे हम इकट्ठे हो रहे हैं।
इन सब की अभी आवश्यकता नहीं है। जैसा हम सेल्फ कंट्रोल करके चल रहे थे, अभी इसको और लंबे समय तक चलाना चाहिए। डबल मास्क पहनिए, हाथों को लगातार वॉश करते रहिए, सैनिटाइज़र्स का प्रयोग करिए। जब आप बाहर से आते हैं ज़रूर आप नहाइए, कपड़ों को बाहर रखिए, जूतों को घर से बाहर उतारिए। अपने सेहत के लिए भी आप जो कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जिसको जिसमें विश्वास है, जिस पद्धति पे आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी जिस पे भी है आपका, उसको आप लगातार पालन करते रहिए। आप स्टीम लीजिए, गरारे करिए, काढ़ा पीजिए, इन सब चीज़ों से, हेल्दी दूध पीजिए, इन सब चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा के रखिए। और जो मूल मंत्र है, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। मैं आखिरी चीज़ बस ये बोलना चाहूँगा कि मीडिया इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, अभी तक निभा रही है। फिर भी बहुत जगह बहुत सी निगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसको काफ़ी पब्लिसाइज़ किया जाता है। कुछ टीआरपी की मजबूरियाँ होती हैं, हम लोग समझ सकते हैं। फिर भी जहाँ एक समाज को अगर आगे ले जाने में पॉजिटिव रोल की ज़रूरत है, अगर इस समय मीडिया पूरी शिद्दत से अपना पॉजिटिव भूमिका निभाएगी, तो जो चीज़ हम प्रयास कर रहे हैं वो और जल्दी लोगों तक जाएगी। प्रचार प्रसार हमारा कई गुना तेज़ी से बढ़ जाएगा और लोग उसका पालन भी करेंगे। तो इस पुनीत कार्य में आइए हम सब जुड़ के काम करें। हमारे साथ मौजूद थे आईजी नवीन अरोड़ा जी। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने उनके माध्यम से जो पहल की जा रही है, सामाजिक सरोकारों के माध्यम से सामाजिक संस्थाएं जुड़ रही हैं, बैंकें सामने आ रही हैं, कोविड हॉस्पिटल मंडल भर में लगातार 3 स्थानों पर चल रहे हैं। इसके अलावा उन्हें मास्क और चेकिंग अभियान जो चलाया जा रहा है मंडल भर में, उसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक अच्छी अपील की है, अगर सुरक्षित रहना है तो घरों पर रहना है, सैनिटाइज का यूज़ करना है, मास्क लगाने हैं। और उन्होंने मीडिया से भी एक अच्छा अपना सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की है। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। फिलहाल के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।